अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयाज़ ख़ान। आज 3 बहुत इंपॉर्टेंट मौज़ू हैं जिनके ऊपर हम बहस करने के लिए जा रहे हैं। पहला मौज़ू तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को अपना कुछ ज़मीनी हिस्सा खोना पड़ेगा अगर वो जंग बंदी चाहते हैं। इसके ऊपर यूक्रेन के प्रेसिडेंट का क्या बयान आया उस पे भी हम बात करेंगे। ये जंग जो है क्या वाक़ई ख़त्म होने के लिए जा रही है या नहीं जा रही। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा बहुत अहम मौज़ू वो ये है इज़राइल की तरफ से जो उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल्ड प्लान, उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने अपने दिए हैं जंग बंदी के हवाले से। वो बहुत ही हार्श किस्म के प्लान हैं जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने बात की है कि तमाम हमास को डिसआर्म करना पड़ेगा, हॉस्टेजेस को रिटर्न करना पड़ेगा और पूरे गज़ा स्ट्रिप को डीमिलिटराइज़ करना पड़ेगा। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सिक्योरिटी कंट्रोल जो है टेरिटरी का वो इज़राइल के पास चला जाएगा और जो एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई जाएगी या एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर बनाई जाएगी उसमें हमास का या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई अमल दखल नहीं होगा। ये हमारा दूसरा मौजू होगा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मौजू जो पाकिस्तान के साथ बहुत रिलेट करता है वो ये है कि इंडिया बहुत ही वहाँ से ख़बरें ये आ रही हैं कि वो अपनी जो फ़ौज है उसको मॉडर्नाइज़ कर रहा है। ऑपरेशन महादेव के हवाले से आपने सुना होगा, लेकिन अब ये ख़बरें आ रही हैं कि वो अपनी फ़ौज में जो है यूएवीज़ को ला रहा है, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर सवाल ये बनता है कि ये जो लाखों की उनकी फ़ौज है क्या उनको वो कट करने जा रहे हैं? क्या ये इंडियन फ़ौज के अंदर बहुत बड़ा हमें कट होता नज़र आ रहा है कि उनकी डिपेंडेंस जो है वो एआई के ऊपर चली जाएगी, ड्रोन्स के ऊपर चली जाएगी और जो उनकी मिलिट्री है उसका साइज़ कट होने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब। वो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ही इज़ डूइंग हिज पीएचडी, तो उनके साथ हम बात करेंगे। तो बिलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है, एक तो वो उन्होंने इशारा दिया है कि वो प्यूटन के साथ कोई उनकी मीटिंग होने जा रही है और उसमें उन्होंने एक और जो इम्पोर्टेंट बात कह दी है वो ये कह दी है कि यूक्रेन को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी अगर जंग बंदी चाहते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए जी, सबसे पहले तो मल्टीपोलैरिटी की तरफ अगर आप आएँ तो इस वक्त 3 पोल्स हमें नज़र आ रहे हैं। चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और रशिया है। रशिया कमज़ोर ज़रूर है कई मामलात के अंदर, लेकिन फिर भी वो एक जिसे कहते हैं रिकग्नाइजेबल और रेकनेबल मिलिट्री पावर है, जो सलाहियत रखती है, एक एटॉमिक जो है अपने पास रखती है, इन्फ्लुएंस रखती है ख़ित्ते के अंदर। जो बाइडन का दौर था जो पीछे गुज़रा, उसमें हमने एक चीज़ देखी कि फ़र्स्ट जो ट्रंप का दौर था उसने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया और जो अमेरिकन मफादात थे उनको लेके चला। लेकिन जब बाइडन आया तो उसके अंदर हमें एक वो रेसिज्म का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आया। बाइडन की मैं बात कर रहा हूँ कि मसलन जब बाइडन आता है तो अलास्का समिट में जिस तरीके से वैंग यी हैं और उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के नंबर 2 हैं फॉरेन पॉलिसी के, उनको अलास्का समिट में बुलाया जाता है, फिर मीडिया के सामने उनका ट्रायल किया जाता है, जो चाइना ने पसंद नहीं किया। इसी तरीके से क्योंकि बाइडन का जो बेटा है उसके ऊपर भी इल्ज़ामात रशिया के हवाले से करप्शन के कुछ आ रहे थे, तो हमने वहाँ पे भी एक उसका सख्त किस्म का मौक़िफ़ शायद उस चीज़ को कवर करने के लिए रशिया के साथ देखा। अच्छा, उसके नुकसानात ज़्यादा हुए। आपको पता है कि जब हम बात करते थे थ्यूसिडाइड ट्रैप की, तो चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका इस वक्त फंस तो उसने अपने सींग तो कर लिए क्योंकि उसे ये डर है कि नई सुपर पावर जो उभरती हुई जवान पावर है और जिस स्पीड पे हमने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद देखा कि वो उभरी है और दुनिया के ऊपर उसने अपना इम्पैक्ट, और ख़ास तौर पे जब ये शी जिनपिंग आए हैं और एक एग्रेसिव पॉलिसी हमने चाइना की देखी है, तो चाइना तो बहुत आगे जा रहा है। और उसमें आपको याद होगा कि जब ट्रंप आया है और ट्रेड वॉर शुरू हुई है, टैरिफ्स की ही बात थी, बढ़ाए गए, उसके काउंटर मेजर्स कुछ चाइनीज़ ने भी लिए और फिर हमने खुद वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट से ये सुना कि जो अमेरिकन डेयरी और ख़ास तौर पे एग्री सेक्टर था उसने प्रोटेस्ट किया ट्रंप के सामने कि आप हमारा क्यों कबाड़ा करें, हमारे तो सबसे बड़ा बायर जो है वो चाइनीज़ हैं। एक डील करनी पड़ी। इस दफ़ा भी उसने वही टैरिफ वाली गेम खेली, लेकिन आपको पता है कि डील तक पहुंच चुके हैं। 600 बिलियन प्लस की इस वक्त ट्रेड चल रही है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान, और चाइना को उसमें काफ़ी लेवरेज हासिल है
क्योंकि एक बहुत बड़ी मंडी है। अगर चाइना चीज़ ख़रीदने से इनकार कर देता है। लेकिन बिलाल साहब, आपका सॉरी फॉर इंटरप्शन, सारी गेम के अंदर यूक्रेन का क्या बनेगा? यूक्रेन गोइंग टू लूज? क्योंकि मैं आपके सामने थोड़ा सा यूक्रेन तो लूज ज़ेलेंस्की का रिस्पांस आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि कोई भी डिसीजन अगर आप यूक्रेन को शामिल किए बगैर अगर आप करेंगे तो उससे आपको ना तो कुछ हासिल नहीं होगा एक तो, और दूसरा ये है कि ये जो हैं ये डिसीजंस अनवर्केबल हैं, स्टिल बॉर्न हैं। तो देखें जी, उसमें मैं एक बड़ी क्या होने जा रहा है अब? ये अगर इनकी मीटिंग होती है, अगर ट्रंप और प्यूटन मिलते हैं, तो आपको एक चीज़ तो वाज़े तौर पे पता है कि ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि उसका इंटरेस्ट यूक्रेन के उन रेयर अर्थ मेटल्स के अंदर ऑब्वियस बात है, उस टेरिटरी के अंदर है। उधर से जो जितनी टेरिटरी वो ले चुका है, रशिया ले चुका है, तो आर दे गोइंग टू डिवाइड और व्हाट आर दे गोइंग टू डू एक्चुअली? देखें, उसमें अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तू झुका जो गैर के आगे न तन तेरा न मर। जो इस वक्त ज़ेलेंस्की की रजीम सर्वाइव कर रही है वो अपने पैसे पे नहीं कर रही, वो दिए हुए पैसे पे कर रही है। उसके अलावा अब तो सोशल मीडिया पे आम है जिस तरीके से नौजवानों को पकड़ के फ़ौज में ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा है, और काफ़ी हम देख रहे हैं कि अनट्रेंड लेकिन वो इल्ज़ाम तो रशिया पर भी हैं कि जी वो नॉर्थ कोरिया से ला रहा है। इवन कि पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम लगा है, आपको पता है पिछले दिनों के आर्टिलरी शेल्स कुछ भेजे हैं। सर आर्टिलरी नहीं, उन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी यहाँ से पाकिस्तानी जो है वहाँ जाके जंग लड़ रहे हैं। नहीं, वो इंडिया के तो हैं, वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं। पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ एक ही इल्ज़ाम आया था कि शायद आर्टिलरी जो है उसके शेल्स वाया किसी तीसरे मुल्क के भेजे जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी किसी किस्म का कॉन्क्रीट नहीं था। अब बात ये है कि जब मैदान रेवोल्यूशन 2014 में आती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर रशियन इंटरवेंशन शुरू होती है। रशिया की हमेशा से ये हसासियत रही है कि जो मेरे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वहाँ पे पेनिट्रेट ना करें, हमारा ये सिक्योरिटी का हसार है। और अमेरिकन जो हैं उस सिक्योरिटी हसार के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। उस ज़माने के अंदर आप जानते हैं कि ओबामा की रजीम है जिस वक्त ये तमाम मामला शुरू होता है, और फिर बाइडन, फिर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, तो मामलात और ख़राब आते हैं। अब जो दुनिया की हालात चल रहे हैं, अगर तो ट्रंप और प्यूटन के दरमियान कोई मुआहदा हो जाए, डील हो जाती है, और उसमें यूक्रेन जो है वो मान ही नहीं रखता है, क्योंकि यूक्रेन तो खुद किसी के पैसे लेके पल रहा है ना, तो वो जिस पावर ने उसे चलाया है तो वो अपनी मर्जी करेगी। इस पे वेस्टर्न जो बल्कि मैं ये कहूँगा कि यूरोपियन यूनियन का जो है वो क्या मौक़िफ़ रहेगा? अगर सिंगल हैंडेडली ट्रम्प जो है वो कोई डिसीजन लेते हैं और नेटो के देखें उसमें सिर्फ इसमें नहीं लेके आते, जर्मनी को, नेटो को तो ज़बरदस्ती डाला गया। आपको बहुत आ रहा है, आपको पता है कि हम देख रहे थे कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन कंबाइन एक बहुत बड़ा इत्तेहाद था, हिस्टोरिकल इत्तेहाद, यानी कि एक यूनियन थी, और उसके अंदर खुद अमेरिकन राइटर्स ने, रॉबर्ट केगन ने लिखा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती है। तो बड़ा इफेक्टिवली अमेरिकन ने एक तो यूरोपियन यूनियन को न्यूट्रलाइज़ किया। जब आपका ब्रिक्सेट हुआ, बरतानिया निकल गया। अभी भी आप देखें कि यूरोप जो मजबूर किया गया यूक्रेन की जंग की वजह से कि वो अमेरिका से गैस ख़रीदे, और उसके अलावा इसी गैस के चक्रों के अंदर जो ये गज़ा के ऊपर भी आप बात करेंगे कि गज़ा गैस की भी बात हो रही है, गोलान गैस की भी बात हो रही है, जो ईस्ट मेडिटेरेनियन पाइपलाइन जिसको ये काउंटर करना चाह रहे हैं रशियन पाइपलाइंस को, तो महंगी गैस यूरोप ख़रीद रहा है फ़िलहाल अमेरिकन से, और रशियन गैस के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि तो यूरोप का इंटरेस्ट तो इसी में है कि उनको सस्ती चीज़ मिले। लेकिन इस सस्ती के चक्कर में इंडिया भी तो रगड़ा जा रहा है सर। अब उसको भी तो इंडिया तो किया कि 50% आपको स्लैब कर दिया जाएगा, और उसके बाद क्या हुआ है कि आपको उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के जो इन चीफ हैं अजीत डोवल, उनको बुलाया रशिया ने। अब वो क्या बुला के क्या कह रहे हैं उनको कि मेरा आपसे ये सवाल है, क्या उनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि आप इतना अरसा हमसे फ़ायदा लेते रहे, सस्ता तेल, सस्ती गैस, सब कुछ लेते रहे, और अब आप जाके अमेरिका की गोद में बैठ रहे हैं? ये था, या फिर ये कोई चाल है जिसमें इंडिया को इस्तेमाल किया जाए? इंडिया बेसिकली जब से मोदी आया तो इजराइल का, आपको याद होगा कि जब हम साथ एक टीम के अंदर काम कर रहे थे एक चैनल में, तो हम अक्सर ये बात करते थे कि मोदी का आना बेसिकली एक ज़वाल है। तो हमने एक देखा कि एक ग्रोथ हुई, लेकिन वो ग्रोथ क्या रियल थी या फिर उसको काउंटर बनाने के लिए चाइना के, अमेरिकन और वेस्ट उसे कर रहा था। लेकिन मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, मैं सो सॉरी जी, कैसे हो सकता है कि आपका एक दुश्मन हो, एक जगह पे हो, उसको काउंटर करने के लिए आप एक उससे भी बड़ा दुश्मन या उसके बराबर का खड़ा कर देंगे, तो आप तो एक और कर देंगे? किस तरह से आपको असल में बात ये है कि जब कोल्ड वॉर खत्म होती है तो हम देखते हैं कि इंडियन इंक्लिनेशन, तो ये तो ब्लफ हुआ, ब्लफ हुआ, इंडिया के साथ तो धोखा हुआ ना। तो इंडिया ने भी तो धोखा किया ना, इंडिया ने भी तो धोखा किया ना, कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप क्वाड्स के भी मेंबर हैं,
फिर जब आपको ओकस बनाई जाती है तो ओकस के अंदर आप प्रोटेस्ट करते हैं कि हम एंग्लो सैक्सन नहीं, इसलिए फिर आपसे ये कहा जाता है कि चले हम ओकस के अंदर भी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी जो बनाने की ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रही हैं एंग्लो सैक्सन, आपको उसमें भी शामिल कर लिया जाता है। तो इंडिया दोनों जगहों से फ़ायदा लेना चाह रहा है, रशिया से भी लेना चाह रहा है और अमेरिका से भी लेना चाह रहा है। ब्रिक्स में भी शामिल है, ब्रिक्स में और भी है। रिसेंटली जो एक ब्राज़ीलियन एक प्रोफेसर ने कहा है कि जो इंडिया है ही इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ ए ट्रोजन हॉर्स इन ब्रिक्स। वो अमेरिका के मफादात के लिए, उसकी वजह क्या है? देखें अभी ये जितना लिया गया आप जो कह रहे हैं ऑयल लिया, इसके अंबानी को फ़ायदा हुआ है। और ये दो ख़ानदान हैं जो मोदी के करीब हैं, अडानी और अंबानी, उनको फ़ायदा देने के लिए रशिया का, जिन्होंने वो इंपोर्ट किया, उसे प्योरीफाई किया, फिर उसे एक्सपोर्ट भी किया। तो अमेरिका ये कहने पे हक बजानत तो है कि भाई हमने आपके साथ 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स ऑफ, जिसमें से बी का लास्ट 2020 के अंदर हुआ था, आपके साथ किया है। हम आपके साथ हर चीज़ में चल रहे हैं और आप दूसरी तरफ हमारे दुश्मनों के साथ भी चल रहे हो और हमारे एक साइड पे हो ना। तो ये जो मुनाफ़क़त है बेसिकली, अगर इसमें आप देखें तो मोदी ने अपनी कद से बढ़ के, अपनी औकात से बढ़ के उसने किया। और उसमें एक मैं आपको बताऊं, मोदी का जवाल बेसिकली शुरू कब हुआ है? आपको याद होगा 2-3 साल पहले जब वो नज्जार को कत्ल किया गया है और वहाँ पे कनाडा ने, और कनाडा में आपको मैं बताऊं, कनाडा में खालिस्तान की एम्बेसी उन्होंने खोल दी है और वो एम्बेसी हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं खुल सकती। तो एक साफ इंडिकेशन थी। एक उन्होंने एम्बेसी खोल दी, इधर से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ख़त लिख दिया है सर, उन्होंने ख़त लिख दिया है इसके खालिस्तान के जो रहनुमा हैं गुरु परमवंत सिंह को कि आप हमारी तहवील में हैं, आप हमारी प्रोटेक्शन में हैं, नोबडी कैन, हम हमारे लिए आज़ादी और प्रोटेक्शन जो है वो सबसे अहम है। खालिस्तान, मैं आपसे एक, बिकॉज यू आर एक इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि एक टेररिस्ट करार दिया गया इंडिया की तरफ से, एक बंदे को, खालिस्तान तहरीक को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जा रहा है, उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि आपको हमारी प्रोटेक्शन हासिल है। और परसों वाइट हाउस में मीटिंग हो रही है खालिस्तानियों की, जो ट्विटर के अंदर वीडियोस उसकी आई हैं और हाई। तो ये सारा क्या सिर्फ और सिर्फ, आपको नहीं लगता कि सिर्फ प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है मफादात के लिए? प्रेशर है। दे वांट इंडिया टू बी देयर पुडल। मैं बड़े सिंपल तो बात दैट ऑलरेडी इज व्हाई दे आर नहीं, अभी तो वो डबल गेम खेल रहे हैं ना कि रशिया के साथ भी है। आप देखो ना कि गलवान के अंदर जब फेंटी चढ़ती है इंडियन आर्मी को, उसके बाद से चाइना का नाम लेते हुए रिलक्टेंट है मोदी, और अब जा रहा है वहाँ पे, चाइना जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो अमेरिका को सिग्नलिंग करना चाह रहा है। लेकिन अमेरिका को पता है, अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका के अंदर आपको पता है कि जो मेडिसिन जा रही है वो सबसे ज़्यादा इंडियन मैन्युफैक्चर जा रही है। टेक्सटाइल इनकी अभी से रोने लग गई है इंडियन। तो अमेरिका चाहता है कि ये अच्छा, इससे फिर एक और भी बात आती है, जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो लव अफेयर अमेरिका का ट्रंप का चल रहा है वो भी टेम्परेरी है। ये बेसिकली रकीब के साथ मोहब्बत शो करके उसको तंग किया जा रहा है इंडिया को कि तो भाई, वही वाली सूरत हाल आप कह रहे हैं कि जिस तरह चाइना और इंडिया का हुआ था वही इंडिया और पाकिस्तान के साथ हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो आप देखिए ना सर, जो आप कह रहे हैं कि जिसका ज़वाल जो है वो काफ़ी अरसे से शुरू हुआ था, लेकिन जो ये रिसेंट वार हुई है और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो उसने पंगा किया और उसके बाद जो उसको जवाब मिला, और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को वहाँ पे बुलाया और ट्रंप को और मोदी को भी बुलाया उसने। हमें जो अभी रिसेंटली एक अमेरिकी अखबार ने ये कहा है कि मोदी साहब को भी बुलाया। मोदी सिर्फ इसलिए नहीं गए कि उनको सामना करना पड़ेगा फील्ड मार्शल का वहाँ पे। और इसका मतलब है कि अगर वो वहाँ उनको बिठाता साथ तो इनकी तो गई थी ना अपनी सारी सियासत। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों की मौजूदगी में जो सवाल उठने थे, क्या मोदी साहब उसका जवाब देने की सबसे पहले तो वो सीज फायर वाला सवाल उठना था जो मानने को तैयार नहीं है। 34 टाइम्स जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया कैमरे के सामने कह चुका है कि ये मैंने किया, और अगर मैं ना रोकता तो हमें पता है कुछ जहाज गिरे थे। क्रेडिट देने को तैयार ही नहीं है सर उनको वो क्रेडिट, क्योंकि है ही नहीं क्रेडिट। असल में हुआ ये कि इंडियन जो जनता है ना, रूलिंग एलीट जो है, वो बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर्ड है। और अभी जो आप ड्रोन्स की बात कर रहे थे उस हम इसके ऊपर आते हैं सर। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर ये डील होती है, अगर अमेरिका और रूस दे एग्री ऑन सम विन-विन कंडीशन है, तो you think it's a win-win? It is win-win for two super powers। उसमें एक और आप बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसे ज़हन में ज़रूर रखें कि मल्टीपोलैरिटी 3 पोल्स। इस वक्त चाइना और रशिया बहुत करीब नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप जो उनकी सोच के हिसाब से देखें तो रशिया भी यूरोसेंट्रिक पावर है और अमेरिका तो है ही यूरोपी ताकत के अंदर ही एक कॉलोनी थी और उसके बाद सेटलर्स कॉलोनी थी और अब जो है एक वेस्टर्न ताकत है। तो मैं अगर डोनाल्ड ट्रंप की
जगह हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी तरीके से दूर करूँ रशिया को चीन के से, और मैं उसे जाल में फंसाऊँ कि जिसमें वो मेरे साथ जब डीलिंग में उसे सहूलियात दूँ, ताकि जब मैं चाइना के ख़िलाफ़ किसी चीज़ के ऊपर जाता हूँ कोई, तो उसमें हमें वो दोनों का भाईचारा ना नज़र आए। जिस तरह हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई है तो चाइनीज़ ने मदद की है, वेपन्स भी दिए सो इन हैं। ब्रॉडर पिक्चर जो आप बना रहे हैं, मुझे जो नज़र आ रहा है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो रशिया जो है वो करीब हो जाता है अमेरिका के, तो उनके फ़ायदे मफादात पूरे होते हैं, बहुत वेस्ट के मफादात भी पूरे होते हैं, जो कंटेनिंग चाइना, जो कंटेनमेंट चाइना की जो पॉलिसी है उनकी सक्सेसफुल होती नज़र आ रही सक्सेसफुल होती हुई है। नज़र वेयर आती है। डज इंडिया स्टैंड हियर? सर इंडिया जो है एक तीसरी दुनिया है, तो थर्ड डोंट यू वर्ल्ड है। थिंक कि ये अगर इस तरह से होता है तो इंडिया के पास ऑप्शन मौजूद है चाइना के क्या पास जाने ऑप्शन है? की? देखें जी, क्या ऑप्शन है। चाइना के पास जा सकता है मिज़ोरम में सर। इस वक्त क्या हो रहा है? मिज़ोरम में लद्दाख का जब आपने 5 अगस्त 2019 में फ़ैसला किया तो लद्दाख को चाइना तिब्बत का हिस्सा मांगता है। हालांकि यही चाइना था कि 90s के अंदर जो पीस एग्रीमेंट्स कर रहा था बॉर्डर के ऊपर, LAC के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, लेकिन जैसे ये फ़ैसला होता है तो चाइना बिट्रेड फील करता है। ये उसी तरीके से है कि जब 49 में चाइना आज़ाद होता है और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे हैं, और चुप करके नेहरू जो है सिक्किम के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है जिसके ऊपर चाइना का भी क्लेम है, और फिर चुप करके दलाई लामा को अपने पास पनाह दे देता है और तिब्बत के अंदर भी तो चाइना के लिए इनफ इज़ इनफ। फिर चाइना 62 के अंदर जब जंग होती है और जिस तरीके से मारता है और जितना हिस्सा वो कर लेता है, ये तो चाइना की वो पीस लविंग, क्योंकि कन्फ्यूशियस की आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर चाइनीज़ रियासत चल रही है। और चाइनीज़, आपको पता है, कम्युनिज़म भी जो है वो एक अलग ब्रांड था, वो रशिया वाला कम्युनिज़म नहीं था। तो चाइनीज़ पीछे हट जाते हैं कि चलो हम पीस को दें, लेकिन उसका फ़ायदा इंडिया गलत उठा रहा है। अब चाइना को भी ये पता है कि इंडिया क्या चाह रहा है। क्या वो कश्मीर के वो हिस्से जिनको चाइना, लद्दाख के वो हिस्से चाइना जिन्हें मानता है, ये 3 इडियट्स जहाँ पे हुई पेंगजू लेक के ऊपर, क्या अब इंडिया कोई वहाँ पे कर सकता है? नहीं। सबको पता है कि चाइना ने आके वो ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ पे चाइनीज़ बोट्स फिर रही हैं। तो चाइना को पता है कि क्या गेम है इंडिया की। क्रेडिबिलिटी जो है अपनी खो चुका है मोदी। अंदरूनी तौर पे भी देखें तो राहुल गांधी आजकल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी कल जो उन्होंने वोट चोरी का जो केस किया, बड़ा कन्विंसिंग है। इसके ऊपर सर आएंगे जब हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई, और उसके बाद जो चाइना, जो इंडिया से ये खबरें आ रही हैं कि वो मॉडर्नाइज़ कर रहा है अपनी आर्मी को, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैंने शुरू में बात की थी कि अगर ये UAVs और ये सारी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू कट शॉर्ट द इंडियन आर्मी? क्या वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पे इसमें मैं उसको बताऊं, ख़त्म करने जा रहे हैं, लिबरल तादाद कम होती जा रही है? बेसिकली तो पैसे के पीछे चल रहे हैं ना। लिबरलिज्म ही वहाँ पे जो रूलिंग सिस्टम है। आपको याद होगा 2022 के अंदर वो अग्निपथ योजना आई थी। 5 साल के लिए आएंगे, नौजवानों को हाँ। भर्ती करेंगे, 5 साल के बाद कुछ तो फौज में रह जाएंगे, बाकी को पैसे दे दिए जाएंगे ताकि वो तालीम शालीम कारोबार कर लेंगे, उनको कर लिया जाए। तो ये रिपीट होता नज़र आ रहा है तो आपको? नज़र आ रहा है वो ख़त्म कर रहा है, उस लालच के अंदर। देखें, आप वाया हम बात कर रहे हैं तो हम भी एक रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप अपनी तकरीरों से एक रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी के साथ मैच कर रही है? जब आपकी सिख डिपेंडेंस ऑप्शन UAVs पे चली जाएगी, जब आपकी डिपेंडेंस वो तो हम आर्टिफिशियल भी कर रहे हैं, वो इंटेलिजेंस पे पूरी दुनिया जाएगी, पे चल रही है। देखो तो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी आर गोइंग टू कट शॉर्ट। उनकी ज़रूरत तो होगी, वो तो इन्होंने करने शुरू कर दी है अग्निपथ योजना के ज़रिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके फ़िलहाल जो मुस्तकबिल करीब के अंदर तो ट्रेडिशनल जो फोर्सेस हैं वो तो आपको नज़र आ रही हैं चलेंगी, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो आप कह लें वो तो अग्नि योजना से हो गई थी। इसके बाद जाते हैं इसराइल के ऊपर। सर एक तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि उन्होंने एक प्लान अपना जो है ना, प्रिंसिपल्स जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं गज़ा के हवाले से। पहली बात तो उन्होंने ये की है कि हमास को हमने डिसआर्म करना है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जी जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको वापस लेना है, गज़ा को डीमिलिटराइज करना है। अब किससे करना है? आगे वो कहते हैं कि सिक्योरिटी कंट्रोल जो है टेरिटरी का सारा लेना है, और एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है जिसमें ना तो कोई हमास का बंदा होगा, ना ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का होगा। तो ये क्या होने जा रहा है सर? सिंपल तो सी इसका बात, ऑक्यूपेशन तो है, तो इसका मतलब है कि अब वहाँ पे फौजें भी हट जाएंगी। सिंपल सी बात है। तारीख़ उठा के देखो ना, बेलफोर्ड डिक्लेरेशन जो होती है
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है, लॉर्ड बेलफोर्ड जो है ज़ायनिस्टों को कहता है कि हम तुम्हें देंगे, उससे पहले तो यही बात चल रही होती है ना कि युगांडा में हम इसराइल बनाएंगे। यहाँ पे बना के दे दी जाती है, एक सेटलर्स कॉलोनी है, दे आर नॉट इंडिजिनस पीपल। ये इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैं जी स्पेन के ऊपर क्योंकि मुसलमानों ने हुकूमत की है तो आज हम क्लेम करने लग जाएं और वहाँ पे चले जाएं और हम फिर लीगल हम ये देने लग जाएं कि हम यहाँ पे बसते थे और खुदा ने हमें ये दिया था। इट इज़ ऑल, आपको भी पता है कि ये ख़ुद वो रैशनल थाट जिसके पीछे वेस्ट चल रहा है, साइंटिफिक थाट, उसके ही असूलों के ख़िलाफ़ है। तो एक उनको कॉलोनी बना के दी, उनको सेटल वहाँ पे किया गया, फिर उनकी मदद की गई। फ़र्स्ट नकाबा 48 के अंदर जब इसराइल बनता है, इसराइली आर्मी के अगर आप जो शोल्डर पैचेस देखें उसमें जो नक्शा है इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का, उसके अंदर गज़ा भी इसराइल का है और वेस्ट बैंक भी। अगर अब आप तो उस गोलन हाइट्स हैं, सब कुछ तो सिस्टमेटिक सीरिया के अंदर ऑक्यूपाई कर लिया, अभी इन्होंने आगे बढ़ना है। और अगर आप उसमें क्योंकि सिक्योरिटी है ना, अब सिक्योरिटी अगर आप सीरिया में आ गए जी, अब उस साइड पे खतरा है तो हम बफर जोन बनाएंगे, हम आगे एडवांस करते जाएंगे। और वो उनका पैच साफ खुल के बता रहा है कि कहाँ तक उन्होंने आना है और कहाँ तक वो ब्रेक कहाँ पे उन्होंने लगानी है। बट व्हाई डू यू से कि ये इजराइल का प्लान है, अमेरिका उसकी बैक पे? अमेरिका कुछ भी नहीं है। देखें, इजराइली सेटलमेंट जो है, मैं सेटलमेंट का लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तारीख़ हमें जो वेस्ट तारीख़ बता रहा है ना, उसमें अपने आप को अच्छा हमें ये नहीं बताया जाता कि रेड इंडियंस का अमेरिका था, गोरों का नहीं था। आज रेड इंडियंस की कहाँ पे हालत है। एक सेटलमेंट ने, जिस तरह अमेरिकन ने जीनोसाइड करके वो मुल्क बना लिया और गोरा आज वहाँ पे काबिज़ है, इसी तरीके से जो सदियों से यहाँ पे हज़ारों साल से रह रहे थे फ़लस्तीनी, उनके इलाके के ऊपर एक सेटलमेंट बनती है। 6 जंगें आपने अरबों ने लड़ के देख ली उनके साथ, और उसकी वजह क्या है? जंग के बाद जब जंग हुई है उनको एक्सपैंड हुआ है। उनका एक्सपैंड होता किस वजह से हुआ है? किस वजह से? क्योंकि वेस्ट जो है वहाँ पे उनके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, हालत ये हो गई है कि रिसेंट अटैक आपने देखा ना, हमास ने जब हमला किया था तो पूरे का पूरा उन्होंने अच्छा, वो हमला क्या था, सब इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो एक बहाना चाहिए था एडवांसमेंट के लिए हमास के ऊपर। आप देखो ना, हमास बेसिकली आइडियोलॉजिकल रूट्स जो रखती है वो अख्वानुल मुस्लिमीन से रखती है। सीरिया के अंदर जो है अख्वानुल मुस्लिमीन प्रॉब्लम रही, इन्होंने इजिप्ट के अंदर मुर्सी को मार के उसे कंट्रोल किया, ख़त्म नहीं कर सके। सीरिया के अंदर इन्होंने जो है, ये जो अहमद इनका है, वो जो गोलानी जो है उसको लेके आए, क्योंकि वो सल्फ़ी की तरफ था लेकिन वहाँ पे मौजूद है। दुनिया उस पॉलिटिकल इस्लाम को लाना नहीं चाह रही आगे, उसको डिस्करेज किया जा रहा है। और इसका एक बेस्टियन जो है आपका अर्दवान भी है, क्योंकि उसकी जो पार्टी है वो भी अपनी आइडियोलॉजिकल रूट्स जो हैं वो इसी अख्वानुल मुस्लिमीन पे रखती है। तो हमास को ख़त्म करने के लिए जो इनको मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, जिसमें मुस्लिम ममालिक भी आई, उसकी एक वजह ये थी कि ये एक्सटेंशन है अख्वानुल मुस्लिमीन। जब से सर माजरत के साथ जब से ईरान के ऊपर हमला हुआ है और जिस तरह से ईरान की जो प्रॉक्सीज कह लीजिए या जो उनकी विंग्स जो थे, अलाइज मैं कहूँगा, प्रॉक्सीज नहीं कहूँगा, इट इज़ वेरी हिज़्बुल्लाह को जिस तरह से ख़त्म किया गया, हमास को जिस तरह से किया गया काफ़ी हद तक, और अभी जो रीसेंट अटैक अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुआ है, तो अब तो उनके लिए ओपन स्पेस है ना। उसमें जो है ना अयाज भाई, बात बताऊँ क्या है कि एक चीज़ तो उन्हें भी पता है कि जो खुद तौरात के हिसाब से नेतन्याहू के हवाले से इजराइल हेडलाइन देख लें आप, टाइम्स ऑफ इसराइल देख लें, मुतअद्दिद ख़बरें आ चुकी हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम के लिए चाहते तो स्क्रीनशॉट्स में भेज दूंगा, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू इज़ सपोर्टेड बाय द मसीह, जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक रिलीजियस एलिमेंट भी है। और आपको पता है कि जो आप जब जुदाइज़म देखते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसे टेक्स्ट मिलते हैं, ख़ास तौर पे हम तौरात की बात नहीं कर रहे, इनके जो बाकी टेक्स्ट हैं जिसके अंदर जिस तरह तफसीरें हैं, उनके अंदर इजराइलियों को सुपीरियर और बाकियों को सब ह्यूमन करार दिया गया है। तो उनके ऊपर किसी किस्म का नहीं है। और अभी जो रिसेंट एक सर्वे हुआ है उसके मुताबिक भी मोर देन 80% जो अवाम है इजराइली, वो फ़लस्तीनियों की जीनोसाइड के हक़ में है। अच्छा, अब जब ये डील ऑफ सेंचुरी, आपको याद होगा कुशनर इसका ट्रंप का दामाद था, इस दफ़ा वो ग्रेस से ज़रा गिरा हुआ है, पहले हर चीज़ में आगे आगे था, तो उसने एक डील ऑफ सेंचुरी दी थी जिसमें उसने एक आइडिया दिया था कि क्या, और उस आइडिया के मुताबिक भी जो रिवाइव हुआ 7 अक्टूबर 2023 के अंदर जब इसराइल और हमास की जंग शुरू हुई है कि यहाँ से हमास को ख़त्म किया जाएगा। और यहाँ पे ये बेसिकली एक म्यूनसिपैलिटी टाइप की होगी कि जिसके अंदर छोटे छोटे कामों के लिए तो फ़लस्तीनी होंगे, लेकिन जो हेड करेगा उस गवर्नमेंट को वो इजरायली नुमाइंदा होगा, गवर्नर इजरायली होगा जो इस जगह को चलाएगा। लेकिन यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट की भी बात हो चुकी है। वो इसलिए कि वो नहीं चाहते, उसकी एक बहुत बड़ा जो गैस का ज़ख़ीरा जो है वो आपके गज़ा के समंदर में निकल आया है
और अगर आप वो लिंक अप करें तो जो टर्की जो है, क्योंकि मेडिटेरेनियन का एरिया है, टर्की और साइप्रस के दरमियान भी एक गैस के ऊपर इशू चल रहा है, ग्रीस के दरमियान जो टर्किश गैस का। और फिर पिछली ही ट्रंप की गवर्नमेंट के अंदर जो मुआहदा किया था, जिसके अंदर इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आया हुआ था अमेरिकन, उसके मौजूदगी के अंदर एनरॉन ने किया था जो ईस्ट मेडिटेरेनियन पाइपलाइन का। तो वहाँ पे एक तरफ तो आपको रिलीजियस कुछ इंटरेस्ट नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ मटीरियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मटीरियलिस्ट इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए रिलीजन का भी हो रहा है। अब मसला अमेरिकन के अंदर आपको पता है इवेंजिकलिज्म जो है बहुत ज़्यादा, इनका बुश भी इवेंजिकल था, और ख़ास तौर पे रिपब्लिकन्स के अंदर। और ये खुलेआम कह चुके हैं कि हमारी कमिटमेंट इसलिए कि हमारा जो हम जिस मसीह को मानते हैं वो इसराइली था। तो एक एक्सट्रीमिटी नज़र आ रही है और उसमें मुसलमानों को एंटी क्राइस्ट के तौर पर। लेकिन सर, मैं सिर्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ आईआर मुझे बताइए कि जब एक स्टूडेंट देखता है, पूरी हिस्ट्री आपने बयान कर दी, किस तरह से इसराइल को यहाँ पे इम्पोज़ किया गया, किस तरह से उनको टेरिटरी दी गई, और अब कुछ ममालिक वेस्ट जो है वहाँ से आवाज़ें उठती हुई में नज़र आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, कनाडा है या फिर आपका फ्रांस है, और यूके की भी बात हो रही है, ये एक्सेप्टेंस की सारी बातें आ रही हैं। तो क्या ये उसी प्लान का हिस्सा है? जी, ये उसी प्लान का हिस्सा है कि जिसमें आप बुरे भी ना बनो, या जिस वक्त आपने तस्लीम करना था, आपने कुछ करना था, आप तो 50-60 हज़ार से ज़्यादा लोग वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो दब के मर गए, जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनको आप काउंट नहीं कर सके। तो वो लाख से ज़्यादा एक रिपोर्ट के मुताबिक, और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 1 साल पुरानी रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक कुछ हल्के ये कह रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा जो हैं लोग मारे जा चुके हैं। तो इस तरह से तो जो वो लिबरलिज्म का जो एक दरवाज़ा है वो तो उतर चुका है ना, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की जाती है, और इवन सारी चीज़ें जो हैं तो वो तो ख़त्म हो गई। अच्छा, इसमें मेरा एक अपना मानना ये है कि बड़ी फ्रैंक बात है, आपने वो कहानी सुनी होगी कि वो 3 दोस्त जाते हैं अफ्रीका के अंदर, जंगली पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं रात का डिनर आ गया। तो ये अब इन्हें पता है कि मौत सामने आ रही है, तो जब वो जाते हैं कैंप में पहुंचते हैं तो वहाँ पे सरदार इनका हॉवर्ड का क्लास फेलो होता है, तो ये अब खुश होते हैं कि बच जाएंगे। तो ये उसे कहते हैं कि देखो ये तो कैनिबलिज्म जो है ये तो एक इखलाक से गिरी हुई और बदतहजीबी है, तो तुम होपफुली हमें बचाओगे और तुम तो इस पे नहीं कायम होगे। वो कहता है नहीं, मैं भी उसी तरीके से एजुकेटेड हूँ और कल्चर्ड हूँ, ये तुम्हें हाथ से खाएंगे, मैं तुम्हें टेबल पे बैठ के छुरी कांटे के साथ खाऊंगा। तो दिस इज़ द वॉर बिटवीन सिविलाइज्ड कैनिबल्स और नॉन सिविलाइज्ड। ठीक है, जब आप यही चीज़ें देखते हैं अफ़गानिस्तान में देखते हैं तो आप उस वक्त अनसिविलाइज्ड को देख रहे होते हो। लेकिन जैसे ही अमेरिका ये कर रहा होता है, यूरोप कर रहा होता है, तो उनके पास एक दलील है। और फिर मैं कहूँगा ये दूर की बात नहीं है, ये 60s तक जो है अल्जीरिया जो है ये फ्रांस की कॉलोनी थी। हिस्ट्री हमें वो जो पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री हमेशा ताकतवर लिखता है, अलमिया ये है। और इल्म जो दिया जाता है ये भी फोकाल्ट के मुताबिक जो है ये ताकतवर को सपोर्ट इल्म कर रहा होता है, ज़ुबान ताकत को सपोर्ट करती है। और हम क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में चल रहे हैं, उनके पैराडाइम में हम भूल जाते हैं कि आप को ये नहीं पता कि इस ज़माने में ये जो पिछली सदी जिसको सिविलाइजेशंस जो हैं वो आप कहते हैं कि वेस्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, कॉलोनीज़ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपका वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो आगे है। उस ज़माने के अंदर फ्रांस के फ़ौजी जो हैं वो गर्दनें काट के मुस्लिम क्लेरिक्स की एज अ वॉर ट्रॉफ़ी लेके आ रहे हैं। क्या ये अल्जीरिया में नहीं हुआ कि इसे कोई भूलेंगे? फैनन उसी के ऊपर कहता है ना कि जो डीकोलोनाइजेशन चाहते हो तो आपको कॉलोनीज़ के ख़िलाफ़ उसी तरीके से वायलेंट एक्ट करना पड़ेगा। तो बिलाल साहब, अगले 5 सालों में या इवन के इसी ये जो ट्रंप का ये दौर है, एक तरफ वो कह रहा है कि मैं पीस करवा रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, दूसरी तरफ अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है, आपको पता है कि सेंट्रल एशिया में भी वो पीस टॉक्स करवा रहा है। हाँ जी, अज़रबैजान और आर्मीनिया। तो वो एक तरफ ये सिचुएशन है, तो इज़राइल और फ़लस्तीन को इस दौर के अंदर आप कहाँ पे देखते हैं? जस्ट वन लाइन में। मेरे ख्याल में अभी रात फ़लस्तीनियों की ख़त्म नहीं हुई है, उस पर अलमिया ये है कि हम मुसलमान क्योंकि डिपेंडेंट हैं तो जो गैर के आगे, कि हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी वेस्टर्न पैराडाइम्स में कर रहे हैं, वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स के अंदर हमारे माइंड्स जो हैं वो हैं। और वो जब आप बात करते हैं किसी भी रियलिटी तक पहुंचने का रास्ता जो एपिस्टेमोलॉजी और जो स्टडी ऑफ बीइंग है वो आप ऑन्टोलॉजी कहते हैं, तो हमारा फोकस एज अ मुस्लिम जो है मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर वो ऑन्टोलॉजी के ऊपर ज़्यादा है।
हम कभी ये नहीं देखते कि ये इल्म जो हम तक पहुंच रहा है ये कैसे पहुंच रहा है, उसके पीछे इस इल्म की डेवलपमेंट के अंदर हम तक पहुंचाने में मफादात किया है। इस वजह से हम उन्हीं के हमनवा हैं और बेसिकली हम जब किसी मसले में पहुंचते हैं उन्हीं फ्रेमवर्क्स पे जब हम चल रहे होते हैं, तो जहाँ पे हमारे फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर्स जा रहे होते हैं हम वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं। अलमिया और दूसरा वो गैल्टन ने जो कहा था कि जो कोर की कोर है और पेरिफेरी की जो कोर है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। बेसिकली पेरिफेरी की कोर जो होती है वो एजेंट का काम कर रही होती है कोर की कोर का। तो हमारे भी अगर आप आलम इस्लाम के अंदर देख लें, बड़े बड़े ममालिक जितने भी हैं, तो हम हर लिहाज से डिपेंडेंट हैं वेस्ट के ऊपर, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारी आंखों में आंसू होते हैं, खुद हमारे हुक्मरानों के अंदर भी सिंसियरिटी है, मैं ये नहीं कहता उन्हें कह रहा, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं। और अब तो हालत ये है कि दलीलें दी जाती हैं कि जब तक ताकतवर नहीं बनोगे तो आइडियोलॉजी के ऊपर कैसे चलोगे। ना सिर्फ ताकतवर नहीं बनोगे तो आइडियोलॉजी कहाँ से जब लाओगे तक ताकतवर के साथ खड़े नहीं होगे। तो बिलाल साहब, हम अगले अपने सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान के साथ ये मामला हुआ, उसके बाद जो कहानी है वो तो सब जानते हैं। इंडियन जो अपोजिशन है वो अब उभर के आ रही है और राहुल गांधी जो है वो तैयारी पकड़ रहे हैं अगले वज़ीर आज़म बनने की। लेकिन इस दौरान में हमें एक नई डेवलपमेंट्स होती नज़र आ रही हैं जिसमें हमें बताया जा रहा है कि भारतीय फ़ौज को मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है। उनको जो है UAVs जो है उससे उनको लैस किया जा रहा है। कोई जो है नई बटालियंस बनाई जा रही हैं इन्फेंट्री बटालियन के साथ, जो है वो अब ड्रोन बटालियंस को अटैच किया जा रहा है और भैरव लाइट कमांडो बटालियन इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, रुद्रा ब्रिगेड इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है जिसमें इन्फेंट्री आर्मर होगा, आर्टिलरीज़ होंगे, UAVs होंगे और लॉजिस्टिक एलिमेंट्स होंगे। ऑपरेशन महादेव नाम का उनका सो कॉल्ड कश्मीर के अंदर ऑपरेशन चल रहा है और ये जो हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या ये रिएक्शन है उसका जो उन्हें फेस करना पड़ा पाकिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल, या फिर वाकई वो इस तरफ जा रहे हैं? अब देखिए मॉडर्नाइजेशन की जानिब सारी दुनिया की फ़ौजें जा रही हैं, तो इंडिया का जो ये हमें नज़र आ रहा है सारे का सारा, और आप यकीन जानिए कि अखबारात भरे पड़े हैं, वेबसाइट पे ये सारा कुछ आ रहा है, वहाँ पे जो है वो वीडियोस भी बन रही हैं कि जी बहुत मॉडर्नाइज हो रही हैं। कैसे हो रही हैं यार? क्या मॉडर्नाइज, ये मैं अगर आप मुझे इजाज़त दो थोड़ा सा तारीख़ में जाने के लिए, मैं पढ़ा भी रहा हूँ ना, इसलिए मैं बार बार वो पेट के अंदर वो होता है और मैं आपको उस साइड पे ले जाता हूँ। 1888 के अंदर मीरठ के अंदर एक जलसे से ख़िताब करते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने एक सवाल रखा था जिसका जवाब आज तक अगर आपको वो सवाल समझ आ जाए तो आपको तमाम मामलात समझ आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज यानी कि 1888 के अंदर अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ देता है, अपनी फ़ौज ले जाता है, अपनी ब्यूरोक्रेसी ले जाता है, तो यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा, कौन हुकूमत करेगा? बेसिकली 1857 के बाद डोमिनेंस की जंग चल रही है। तारीख़ पाकिस्तान उठा के देख लो, हिंद की उठा के देख लो, तो आप देखोगे कि मुस्लिम लीग तो सिर्फ कुछ हकूक़ के लिए बनी थी 1906 के अंदर। सेपरेट इलेक्ट्रेट दे दो, मेजॉरिटीज़म जो है अगर चलेगा तो मेजॉरिटी हमें खा जाएगी, हमें हमारी शनाख्त के साथ जीने दो। और कांग्रेसी वजारतों ने फिर बताया जो हमारे साथ किया, जिसका नतीजा ये निकला कि 1940 के अंदर ये वही कंटिन्यूशन है। उसमें आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज 200 साल के बाद भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नज़र आता है मेजॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी की तरफ। हिंद के अंदर हम मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, मानना पड़ेगा। 25-75 का पहले रेशियो तो आज भी मेरे ख्याल में कमोबेश वही चल रहा है। लेकिन अगर आप देखो हिंदुस्तान की तरफ तो उनकी तारीख़ बताती है कि चाइना जो उनसे बड़ा है, उनसे ताकतवर है, उनकी फ़िल्में चीन के ख़िलाफ़ नहीं बनेंगी, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनेंगे। उनके टॉक शोज़ और कामयाब टॉक शोज़ और एंकर्स वो होंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे। हालांकि पाकिस्तान रिसोर्सेज के हवाले से भी और टेरिटरी के भी हवाले से भी उनसे बहुत छोटा है। अब ये जो मॉडर्नाइजेशन की आप बात कर रहे हो, ये वही एक तारीख़ी जो मुसलमानों की ज़हनी इनके ऊपर, इंडियंस के ऊपर डोमिनेंस का एक कॉम्प्लेक्स है इनके जहन के अंदर। आपको पता है 16 के अंदर पहली सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बड़ा उसे बढ़ा चढ़ा के, हालांकि इस तरह के रेड्स और LOC के ऊपर दोनों साइडें करती हैं,
बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किया, लेकिन उसका पॉलिटिकल फ़ायदा और ऐसे लगता है कि कौम का मोराल हाई करने के लिए और यूनिटी लाने के लिए, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडियन सोसाइटी के अंदर दलित, वेश, कश्तरी, ब्राह्मण के एक बहुत बड़ा गंद है। तो किसी चीज़ को यूनिटी के लिए तो लाना है। तो जो एलीट कास्ट हैं वो तो हिंदू तवा पे आ रही हैं, लेकिन बाकी लोगों को अगर आपने रैली करना है तो आपको एक विलन की ज़रूरत होगी जो पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है। और नंबर 2, आप उस आइडियोलॉजी के अंदर आप एक नैरेटिव तैयार करोगे जिसे हम पॉलिटिकल साइंस की ज़बान में नेटिविज़म कहते हैं कि जी हमारी जो ये ग्रेटनेस थी। और उसमें गांधी ने भी कहा था, तो जो मेरा इंडिया है ना फ्यूचर का, वो एंशियंट जो हिंदू ग्लोरी है उसका तर्जमान होगा। सो वो हिंदू ग्लोरी का चक्कर है, ठीक है। अब जो आपकी बात के जो ये मॉडर्नाइजेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन देखें 71 की वॉर होती है, प्रवीण सानी कहता है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं, 2000 किलोमीटर का फासला है। दूसरी बात, ईस्ट पाकिस्तान 3 तरफ से एनवेलप्ड है बाय इंडियन टेरिटरी और फिर आपकी वहाँ पे, और पाकिस्तान नेवी उस ज़माने में भी एक छोटी सी नेवी थी, हम वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रवीण सानी उनके अपने एनालिस्ट मानते हैं कि इस वेस्ट पाकिस्तान के जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे कभी वो हमें शिकस्त नहीं दे सके, और ये हकीकत है। आप 65 की वॉर में आ जाएं, 71 की वॉर में आ जाएं, तो तकरीबन एडवांसमेंट अगर वो हमारा एक इलाका ले रहे हैं तो हम उनका भी एक इलाका ले रहे हैं। लेकिन एक नैरेटिव ऐसा बताया गया, ऐसा बनाया गया साइज़ को सामने रखते हुए, जिसके अंदर छोटे छोटी चीज़ों को बहुत बड़ी उन्होंने किया। अब ये जब आपका होता है सिंदूर होता है, और सिंदूर के अंदर भी पीछे वही होता है कि एक गलती हमसे हुई होती है जो मेरे ख्याल में हमें माननी चाहिए, कि जब ये 2019 के अंदर ऑपरेशन बंदर हुआ, उन्होंने पहली दफ़ा हमारे जो है एक सेटल्ड एरिया को हिट किया, तो हमने उसका जवाब दिया कश्मीर के ऊपर जो डिस्प्यूटेड एरिया है। हमें चाहिए था हम भी इनके सेटल्ड एरिया को मारते तो इनके लिए एक डेटरेंस कायम होता। इन्होंने कहा कि शायद इन्होंने कश्मीर में दिया, हमें ये सेटल्ड एरिया में नहीं आ सके। इन्होंने अपनी वही, क्योंकि बॉलीवुड इंस्पायर्ड इनकी सोच है, तो इन्होंने इस दफ़ा सिंदूर के अंदर जो है पाकिस्तान के 2 सेटल्ड एरिया को, 3 सेटल्ड एरिया, बल्कि आप कश्मीर के भी लगा देना, आज़ाद कश्मीर के, इन्होंने हिट किया। पाकिस्तान ने इनके जहाज़ गिराए, लेकिन ये फिर गलतफहमी का शिकार रहे, यहाँ तक कि जब इन्होंने नूर खान एयरबेस पे, याद होगा मई के अंदर इन्होंने हमला किया है, और DGISP आ रहे हैं, उन्होंने कहा अब हम बताते हैं कि फिर हम कौन हैं। जब आप 24 इनके एरियाज़ को हिट करते हैं बेसिस को, यानी कि गुजरात से लेके कश्मीर तक, तो एकदम मोदी साहब के ऊपर वो कपकपी आ जाती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सारे का सारा एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है जो बना रखी है हिंदुस्तान की। और अच्छा, इसमें भी मैं एक बात बता दूं व्यूअर्स को, क्योंकि हमें हिस्ट्री को बड़े गौर से देखना चाहिए। माइक पेंस आया हुआ है सिंदूर से पहले, और ऐसे लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी नॉट है कि ठीक है तुम कर लो ये हमला, क्योंकि अमेरिकन को तो पता होगा ना कि ये करने जा रहे हैं, और वहाँ पे माइक पेंस की बीवी जो है वो भी है। जब इनको मार पड़ती है, ये उसी तरह जब 2019 में जब स्विफ्ट रिटॉर्ट होता है, और उससे एक दिन पहले जो है इनका NSA कह रहा है इंडिया को पूरा हक है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान इनके चाय पिलाने के लिए इनके पायलट को गिरफ़्तार करता है, तो एकदम वही ट्रंप साहब जो हैं वो खान साहब के साथ दोस्ती का भरम हो जाते हैं। अमेरिका बेसिकली ताकत की इज़्ज़त करता है। इस दफ़ा क्या होता है कि सिंदूर के बाद जब बनियानुल मरसूस पाक फ़ौज शुरू करती है, और इंडियंस बिल्कुल हैरान हैं, उनको समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, तब भी अमेरिका मोदी को रेस्क्यू करता है सीज़ फायर करवा के। इसीलिए मोदी जवाब नहीं दे पाया है, उसे जवाब देना चाहिए था, नहीं जी हमारी तो रिक्वेस्ट ही नहीं थी। आपके कॉलमिस्ट जो मर्ज़ी कह लें, बात ये है कि ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, सामने आओ बताओ कि जी हमने नहीं कहा था, पाकिस्तान सीज़ फायर चाह रहा था, अमेरिका ने इनको बचाया, क्योंकि इन्होंने तो अपना ब्रह्मोस, अपना आखिरी हथियार भी इस्तेमाल कर लिया। हमने तो अभी फतेह 1 और फतेह 2 से थोड़े से मोहब्बतनामे भेजे जिसको तो, ये नहीं कर सके। इसके ऊपर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी स्टेटमेंट सामने आ गई है कि उन्होंने किस तरह से सारी मदद की थी। इजराइल का साथ होने का मतलब है अमेरिका भी साथ है। एक जो परवीन साने का आपने जिक्र किया है, वो उनको दोबारा से कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जो तुम ये सारा कुछ कर रहे हो ये आपका नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पाकिस्तान के पास वो सर्वेलेंस है इस वक्त, वो अवेलेबिलिटी वॉरफेयर कि उसके अंदर वो आपका देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी मूवमेंट इज़ बीइंग वॉच्ड। तो क्या ये आपको लगता है कि इंडिया भी उस कैपेबिलिटी को हासिल करने की कोशिश मुझे करेगा? एक बात बताओ, आप डबल गेम खेल रहे हो। रशिया से पहले आपकी 60% वेपन्स जो हैं वो रशियंस थे, और अब वो कहीं 40% पे आ गए हैं।
अमेरिकन आपने लिए हुए, इंटीग्रेट आप सिस्टम्स को कर नहीं पा रहे हो। आप मिन्नतें कर रहे हो फ्रांस की कि हमें सोर्स कोड दो, हम जो है चेंजेस लेके आएँ। फ्रांस आप पे यकीन नहीं कर रहा, आपके ऊपर एतबार नहीं करता कि आपको दो, और अब जब उसके गिर चुके हैं राफेल, तो वो किस तरह आप पे यकीन करेगा। इनफैक्ट आपने भांत भांत से चीज़ें ला के वहाँ पर जमा कर ली, जो सिस्टम्स जो प्लेटफॉर्म्स आपस में इंटीग्रेट नहीं। पाकिस्तान ने तो आपको आज का तो नहीं किया ना, याद होगा आपको स्विफ्ट रिटॉर्ट के दरमियान इन्होंने अपने ही जहाज़ को, अपने ही हेलीकॉप्टर को गिरा दिया और अच्छे खासे उसमें लोग मारे गए। उसके ऊपर कहने वाले ये कहते हैं कि वो बेसिकली सिस्टम वाज हैक्ड। पाकिस्तानी फ़ौज ने हम्बल तरीके से सर झुका के अपना काम किया, हर किस्म की ख़राबी से निपटने के लिए अपने आप को तैयार किया, जबकि हिंदुस्तानी फ़ौज राफेल आ गए उसमें जी पूजा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह राफेल के ऊपर अस्तर पूजा जो है वो हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि हम पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे। जाओ यार, तुम्हारा सिर्फ स्टेमिना यही है कि पहली चपेट के ऊपर तुम बैठ जाओ। अभी तो पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं यूज़ किया, रॉकेट्स यूज़ किए, मिसाइल भी नहीं यूज़ किए। पाकिस्तान एयरफोर्स जो तुम्हारी एयरफोर्स है, बहुत छोटी एयरफोर्स है, उसके 30-40 जहाज़ों ने तुम्हारे साथ वो कर दिया कि तुम्हारे वो जो 4.5 जनरेशन राफेल है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, तुम बात करते हो चीन ने मदद की, तो भाई जो तुमने बीका किया हुआ था और उससे पहले जो लियोमा और पता नहीं क्या क्या किए हुए थे, क्या अमेरिकन तुम्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे? अगर नहीं दे रहे थे तो सोचो सोचो कहाँ पे खराबी आ रही है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है कि अगर नरेंद्र मोदी जिस तरह से उनको डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, आप देखिए अमेरिका की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, कोई डील की वो बात कर रहे हैं, वो अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया में लाना चाह रहे हैं, वो वाली एक्सपोर्ट्स यहाँ पे यानी वो चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं जिससे उनकी अपनी मंडी ख़राब होती है, एग्रीकल्चर उनका बर्बाद होता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसके ऊपर फिर पंजाब खड़ा हो जाएगा, पंजाब के किसान खड़े होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो हमें ये जो डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं कि जी वो तैयारियां कर रहे हैं, ऑपरेशन महादेव किया जा रहा है, अपनी मिलिट्री को वो नाम नहाद वो मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है, और ड्रोन वारफेयर इज़ रियलिटी सर फ्यूचर में ये तो होगा। इस सारी सिचुएशन में डू यू थिंक कि कोई ऐसा मिस एडवेंचर आपको नज़र आ रहा है ताकि वो फिर से जो है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मोदी अपनी गिरती हुई साख, क्योंकि एक तो चीज़ सामने आ रही है कि अगले कई सालों के लिए बीजेपी और हिंदुत्व का ख्वाब टूटता हुआ नज़र आ रहा है, जो कुछ इनके साथ हो गया है। ये जितना मर्जी इनकार करें, लोगों को पता चल गया, खुद हिंदुस्तानियों को पता चल गया क्या हो गया है। और दूसरा एक मैं बात बताऊं, जिस तरह पाकिस्तान है ना, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी लोगों के अंदर से मीडिया का एतबार ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना, मीडिया का दौर ख़त्म हो रहा है, सोशल मीडिया का आ रहा है, लोगों को पता है। फुटेजेस शेयर हुई, हमने तो नहीं शेयर किया। अब अगर अम्बाला के ऊपर या कहीं पे उधमपुर के एयरबेस के ऊपर या इनकी मिसाइल बैटरीज़ के ऊपर कहीं पे कोई गिर रहा है, तो वो हम तो नहीं कर सकते थे, ज़ाहिर बात है। उन्हीं के लोगों ने वो की, तो लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। मोदी, मेरा नहीं ख्याल कि इस सिचुएशन के अंदर ख़ास तौर पे अमेरिका जब पाकिस्तान के साथ और चाइना तो हमारे साथ खड़ा ही हुआ है, ठीक है, तो कोई ऐसी हरकत करे जो आगे। लेकिन अगर कोई डील हमें होती हुई नज़र आती है इंडिया और अमेरिका की, क्योंकि प्रेशर तो यही डाला जा रहा है, बहुत तो टाइम उसके है, बाद बहुत टाइम है। मेरे ख्याल में अमेरिका ने इस दफ़ा भी इंडिया को बचाया है पाकिस्तान के गुस्से से और पाकिस्तान के रिएक्शन से। अभी कोई चक्कर नहीं है। उसकी वजह ये है कि चाइना, आप देख लेना, वो जो इनका J-20 पाकिस्तान के पास जो है, क्या नाम है उस जहाज़ का जो हमने अभी लिया था पिछली हुकूमत के अंदर, J-10 जो है, अभी तो J-10 ही की समझ नहीं आई। 4.5 को जिस तरीके से किया है, तो चाइना की तो हमने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट उसके आर्म्स मार्केट की है, और इसी वजह से आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं, उसकी तो हमने आसमान पे पहुंचा दी है डिमांड। वो एक तरह से तो आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट आप देखें ना, वो इंडोनेशिया ने पहले लेने थे, यही राफेल लेने थे, अब वो चाइना के साथ बात कर रहा है कि जी हमें भी आप अपने जहाज़ दें ताकि हम अपनी एयरफोर्स को मजबूत करें। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक, चाइना ने अगर हमारे साथ मोहब्बत का इजहार किया, तो हमारी तरफ से भी चाइनीज़ के लिए कि वी आर अलाइज, वी आर आयरन ब्रदर्स। पाकिस्तान इज सेफ, Pakistan is ready for any misadventure? Yes, from India, yes, from India, yes। और इसमें जो आपको पता है कि जो रिपोर्ट्स आई मीडिया पे ऑफ कोर्स नहीं आई हैं, कि जब ये सिंदूर इन्होंने शुरू किया और इन्होंने एक जारहत की है पाकिस्तान की तरफ, तो काफ़ी इलाके कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने उनके ऊपर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवांस किया, कब्ज़ा किया, ठीक है। इसी तरीके से इनके जो लेटेस्ट S-400
आपको याद होगा कि हम लोगों ने उसे हवा बनाया हुआ था, लेकिन पीएएफ ने ये साबित कर दिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने कि S-400 किसी किस्म का हवा नहीं है, रिलैक्स, हम इसको आराम से कर सकते हैं। अभी तो यार इनकी इतने मॉडर्न और इतने वो क्या नाम है एडवर्टाइजमेंट जो मोदी साहब करते रहे हैं, वेपनरीज़ के बावजूद आपने अपने टारगेट्स जो हैं वो जो है फ़तह 1 और फ़तह 2 से हासिल कर लिए। तो इमेजिन करो कि अगर हम अपने वो एडवांस वेपन्स यूज़ कर रहे होते तो इंडिया की क्या हालत होनी चाहिए। नेशन शुड बी प्राउड ऑफ इटसेल्फ। अब अभी मसला बताऊं क्या आ रहा है, क्योंकि ये नैरेटिव वॉर चल रही है और यहाँ पे आप जैसे कम लोग हैं, कुछ हमारे ऐसे एंकर्स हैं जो बहुत बढ़ा चढ़ा के, और कुछ ऐसे बाहर बैठे हुए हैं कि जो डिमोरलाइजेशन की तरफ लेके आ रहे हैं। नेशन को अपने ऊपर एतबार होना चाहिए, नेशन को अपने डिफेंडर्स के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए कि हमने 4 दिन की जंग में बता दिया कि जो पाकिस्तान है, जो कायदे आज़म ने कहा था, ये हमेशा के लिए है और ये हमेशा के लिए है, और इसमें किसी किस्म की कुर्बानी से ना अवाम दरेक करती है ना। अब हम जहाँ पे मार खा रहे हैं ना, जिसकी तरफ आना चाहिए, सॉरी फिर मैं वो उस्तादी का थोड़ा सा मैं अपना जो है पढ़ाने का मैं लूँगा कि काइंडली दोबारा अपनी फाउंडेशंस की तरफ आएँ। 14 अगस्त सामने आ रहा है, आपके करीब आ चुका है। ये एक नज़रियाती ममलिकत है जो आइडेंटिटी की बुनियाद पे बनी, आइडेंटिटी ड्राइव की गई एक नज़रिए से जो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक हम इसकी उस बुनियादी नज़रिए पे रहेंगे तो हम मुत्तहद रहेंगे। जैसे ही हम इस नज़रिए से निकलेंगे तो हमें गलत आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन बिलाल साहब, इस चीज़ को अगर हम दूसरे पहलू से देखने की कोशिश करें, अगर नरेंद्र मोदी की वहाँ पर हुकूमत ख़त्म होती है और फिर से अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है, तो वो जो स्ट्रेटेजिक कल्चर दोनों ममालिक का बना हुआ है, आप उसमें कोई तब्दीली देखेंगे, कोई बेहतरी की तरफ जाते हुए देखेंगे, या फिर इसी तरह से सिचुएशन? देखिए स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या होता है। कांग्रेस जो है वो एक नाम नहाद सेकुलर जमात थी, कम से कम अपेरेंटली वो सबको साथ लेके चल रही थी, एक कल्चर था। जैसे ही वो जाती है, मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर शुएब परवेज़, उन्होंने इसके ऊपर इंडो पाक के स्ट्रेटेजिक कल्चर पे बड़ा काम किया। उन्होंने पहली दफ़ा दिया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका भी स्ट्रेटेजिक कल्चर होता है, और वो स्ट्रेटेजिक कल्चर जब इक़्तिदार में आ जाती हैं तो हुकूमत की, हमने देखा कि जैसे ही बीजेपी आती है तो अब इनके जर्नैल, इनके जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, वो उन वैल्यूज़ को, ये इसी तरह है कि जब ज़िया उल हक साहब आए तो हमने नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि ज़िया नमाज़ पढ़ता था। तो उसकी नज़रों के अंदर, खुदा को राज़ी करने के लिए नहीं, लेकिन उनकी नज़रों में आने के लिए ना, कि मैं अच्छा बंदा हूँ। इसी तरीके से हमने यही ट्रेंड देखा है वहाँ पे कि जैसे ही नरेंद्र मोदी आया है तो आपको बड़े बड़े, मैं ट्विटर के ऊपर कर रहा हूँ तो इनके बड़े बड़े जर्नैल जो किसी ज़माने में बड़े सेकुलर होते थे, वो वही बात कर रहे हैं। जे डू यू थिंक एनी चेंज आफ्टर दैट आएगी? लेकिन वो ख़राबी को दूर करते करते इंडिया को बहुत कमज़ोर कर दिया है, बहुत कमज़ोर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। सबसे तो अच्छा है ना सर, पाकिस्तान एक ऐसा जो खित्ता जो जिसने अपने तमाम हमसायों को दबा के रखा हुआ है, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ, उससे बेहतर ही हो गया। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि अब शायद ये दबाने की बजाय कोऑपरेशन की तरफ जाने का कोई सोचेगा। मैं आपको एक बात कहूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं नेहरू के बाद शुक्रिया अदा करता हूँ नरेंद्र मोदी का कि जिसने 2 कौमी नज़रिए को प्रूव करके दिखाया, जिसने पाकिस्तान बनने के मकसद को प्रूव करके दिखाया। नेहरू ने प्रूव करके दिखाया था 37 की वजारतों में, और उसके बाद जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और जिस तरीके से कांग्रेस और महासभा के गुंडों ने मुसलमानों को शहीद किया, 10,000 कत्ल हुए, ठीक है, उस वक्त प्रूव हुआ कि जिना वाज राइट, पाकिस्तान वाज अ नेसेसिटी फॉर मुस्लिम्स। और अब खुद हिंद के मुसलमान, जिनके बारे में मेरे कायद ने कहा था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि तुम लोगों को सबूत देने पड़ेंगे वफ़ादारी की और तुम्हारा कोई सबूत नहीं मानेगा। आप देख लें, आज इंडियन मुस्लिम्स भी ये देख रहे होंगे कि जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, कि एक ख़ास तादाद ब्यूरोक्रेसी में उनका कोटा छोटा था, फौज में कोटा था, लेकिन आज उनका काम सिर्फ गंदे काम करना। ठीक है बिलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हमने डिटेल में तमाम मौज़ूआत को डिस्कस किया। नाज़रीन, ये हमारा आज का मौजू था। आइंदा फिर कभी किसी बहुत ही अच्छे मौजू के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।